जी हाँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 6 से 10 का जो जितने भी सारे टॉपिक हैं साइंस के, जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं और उसके थ्योरी पार्ट उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऑलरेडी 3 चैप्टर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। ये चौथा चैप्टर है, क्लास 6 का है। उसके बाद क्लास 7th का स्टार्ट करेंगे, फिर 8th का स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम 10th तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ये है आपके लिए मोटिवेशन है। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पौधों को जानिए से आते हैं। देखिए, पहले मैं थ्योरी पार्ट करवाता हूँ, थ्योरी के बाद में इसका एमसीक्यू लगाता हूँ। एमसीक्यू ये नीचे पड़ा हुआ है, तो आप यदि डायरेक्ट एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वीडियो को जो है आप बढ़ा के देख सकते हैं। पहला है कि देखिए, इसमें दिखाया गया है कि आप देखते हैं कुछ पौधे छोटे हैं और विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां ललिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, कुछ पौधे में पुष्प ही नहीं होते। ये चीज़ें जो है आप जानते हैं, भली भांति आप प्रचलित हो गए। तो ये है ये इसका भाग है, पुष्प है, फल है। कभी कभी ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम रेलवे हो या फिर स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह का चित्र वाला क्वेश्चन जो अब आने वाला है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं परोह तंत्र और नीचे वाले को बोलते हैं मूल तंत्र। नीचे वाला भाग जड़ वाला होता है और ऊपर वाला भाग तना भाग होता है। दूसरा है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। मतलब बोल रहा है, प्रेक्षण किया हुआ है कि उस सब पौधों को देखिए जो आपसे काफ़ी कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। ये चीज़ें आप देखते होंगे, आपके इर्द गिर्द जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सारी चीज़ों से आप अवगत हुए होंगे। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास किए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। पूरा तोड़ने नहीं बोला है, केवल देखने के बोला है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। किसके 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। बुरा, कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। बुरा, तना जो है अधिक मोटा नहीं होता और इसे क्या कहते हैं हम लोग, झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर लगभग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं वो ज़मीन पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर उठ जाते हैं और ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। पहले ये चित्र दिया गया है। अब तना के बारे में जानेंगे। तना जो है, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें, उनके तने पर पाए जाने वाले विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। जैसे होती है, तना में क्या होता है, पत्तियाँ होती है, शाखाएँ होती है, कली होती है, फिर उसमें फल व फूल होते हैं। इसमें दिया गया है पत्ती। पत्ती के बारे में और भी हम डिटेल जानेंगे। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है, पत्ती का यह भाग उस जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, तो फलक कहते हैं। ये क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 4। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा उसके अपने कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। अपने पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा अपने नोक से कागज़ के उस भाग को उसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई पड़ेगा। बोल रहा है आप एक उसको पत्ती को छाप सकते हैं कार्बन की मदद से। पत्ती को इन रेखित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। जो रेखित संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। का आपको पत्ती के माध्यम से एक मोटी सिरा दिखाई देती है।
इसे मध्य सिरा कहते हैं। जो मोटी सिराएँ दिखाई जाती है उसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों और जाल जैसा होता है तो सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएँ एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसा सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जल की कुछ बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो क्रियाकलाप क्या कहते हैं हम लोग? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ती है। बड़ी मात्रा में ये जो छोड़ती है। अगला दिया है खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर निरीक्षण कीजिए। बोल रहा है निरीक्षण करने के लिए आप कर भी सकते हैं घर पे, अथवा नहीं करते हैं तो केवल याद रखें। जिन पौधों की जड़ें एक की तरह है उनके मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। छोटी जड़ें जो होती है उसे पार्श्व जड़ें कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें बी के समान हैं उनमें से कुछ जड़ नहीं होती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देते हैं, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। जो जड़ें सभी प्रकार की दिखाई देती हैं उन्हें झकड़ा जड़ या तो रेशेदार जड़ें कहते हैं। जड़ मिट्टी से जल को अवशोषित करती है। तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। ये क्या करता है? तना जो रहता है पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोकॉन आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। जहाँ भोजन क्या होता है? भंडारित होता है। ये पुष्प है। पुष्प की जो है ये दिखा गया संरचना। इसके जो बाह्य दल कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं। इसमें दिया गया खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? तो इसके देखो जो बीच वाले भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। खुले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। कली का प्रमुख व छोटी पत्ती की भांति दिखाई देते हैं, इन्हें बाह्यदल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री कैंसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में जो स्थित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री कैंसर कहते हैं। अगला है एक पुष्प के अंडाशय की संरचना को स्त्री कैंसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। सबसे निचला और फूला हुआ भाग क्या होता है? हमारा स्त्री कैंसर होता है। क्या होता है? स्त्री कैंसर होता है। आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री कैंसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है। कुछ भाग क्या होता है? अनुपस्थित भी हो सकता है और इसे क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड भी कहते हैं। अब देखिए जो ये जो है प्रश्नावली को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से कोमल पदार्थ है, साबुन है, रबड़ है, लकड़ी है या लोहा है? तो रबड़ जो है सबसे कोमल पदार्थ है। रबड़ क्या है? सबसे कोमल पदार्थ है। जिन पदार्थ को आसानी से संपीड़ित अथवा खरोचा जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, कपड़ा हो गया, रुई हो गया, स्पंज हो गया, ये सब जो है कोमल पदार्थ के उदाहरण हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके रेलवे हो, अदर स्टेट एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह का जो है एनसीईआरटी से सवाल जो पूछे जाते हैं यही सब क्वेश्चन जो रहते हैं। अगला निम्न में से किस निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती? कौन सी चमक नहीं होता? लोहा में, तांबा में, सोना में या लकड़ी में? तो लकड़ी में चमक नहीं होती। मैं बता दूं कि क्लास 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चनों को मैं इसमें करवाऊंगा। निम्न पदार्थों में से लकड़ी का स्वरूप फीका होता है अतः लकड़ी जो होती है चमकदार नहीं होती। लकड़ी कैसे? चमकदार नहीं होती है। अगला देख लेते हैं निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक होते हैं? तो जल के अलावा क्या घोलक होते हैं? लकड़ी, तारपीन का तेल, चीनी या सरसों का तेल। तो चीनी जो है तो ये क्या होता है? पदार्थ में जल के अलावा भी घुलनशील होता है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी, वे पदार्थ जो अधिक समय तक हिलाने पर भी जल में नहीं घुलते अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़ और स्पंज, ये सब क्या हो जाएंगे? ऐसे पदार्थ जो जल में विलय नहीं होते हैं। वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, हल्का घोल या गाढ़ा घोल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संतृप्त घोल। संतृप्त घोल ऐसा घोल होता है जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। संतृप्त घोल किसको कहते हैं? तब होता है जब विलय को विलायक में घोलना शुरू करते हैं और यदि हम विलय को मिलाते रहते हैं तो एक बिंदु तक पहुंच जाएगा जब विलय विलायक में घुलना बंद कर देगा और उस बिंदु को संतृप्त घोल कहते हैं। मानिए जो चीज़ हम मिला रहे हैं तो एक बिंदु तक होगा कि वह पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? संतृप्त घोल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा कहलाता है पारभासी। क्या होता है? जो पूर्ण रूप से धुंधली दिखाई देती है उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। पारभासी वस्तुएं अपारदर्शी और पारदर्शी पदार्थों के बीच आती हैं। पारभासी वस्तुएं कुछ प्रकाश को अपने अपने बीच से गुजरने देती है और कुछ नहीं, लेकिन आंशिक रूप से जब प्रकाश पारभासी सामग्री से टकराता है तो प्रकाश की केवल कुछ मात्रा ही सामग्री से होकर गुजरती है। प्रकाश कई बार अपनी दिशा बदलता है और पारभासी की हम उनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके अलावा पारभासी वस्तु के दूसरी तरफ वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला है पादप जड़ कोशिकाओं को भी। पादप जड़ क्या करती है? कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली जगह से वायु ग्रहण करती है। तो क्या किस जड़ें से वायु ग्रहण करती है? तो मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से क्या करती है? वायु ग्रहण करती है। अगला इसी का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती है। क्या होता है? जमीन के नीचे होता है, परंतु जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। पादपों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थान को वायु ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे और रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो क्यों पाई जाती है लंबी संरचनाओं जैसे? तो ये पाया जाता है इसलिए क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, जो अवशोषण होता है उसमें सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अधिचर्म कोशिकाएं जो होती है लंबे रोमों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिकाओं प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधों की जड़ें जो है ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। ये वायु अवकाशों से जो है ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करते हैं। अगला खाली जगह के अलावा निम्न सभी पादपों या फिर पौधों में झकड़ा जड़ें होती है। तो चावल में, गेहूं में, चुकंदर में या मक्का में। तो झकड़ा जड़ें होती है सो चुकंदर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट से बता दें कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और ये एनसीईआरटी के ही एमसीक्यूज हैं। मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़ एक मुख्य जड़ होता है, यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इनमें अनेक शाखाएं निकलती है जैसे चुकंदर, मटर, नीम, आम। रेशेदार या झकड़ा जड़ें कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ें नहीं होती है। इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती है, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है जैसे गेहूँ, मक्का और चावल। जैसे क्या होता है? गेहूँ, चना और गेहूँ, मक्का और चावल। अगला है आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन दिखाई? कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी और जिसकी वजह से कोशिकाओं के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जब अपने जल में रियो की पत्ती कि एक अस्थायी स्लाइड तैयार कीजिए और जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो कोशिकाएं क्या होगा? जल को उत्सर्जन करेगी और जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। अगला देखते हैं, जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। यह एक बाह्य प्रसरण के प्रयोग का उदाहरण है। अगला खाली जगह, पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो किसके पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल
होता है तो बिच्छू की बट्टी, बिच्छू बुट्टी जो होती है उसमें जो होता है मेथनोइक अम्ल होता है। बिच्छू का बुट्टी जो है आप देख सकते हैं, जो झाड़ने वाले होते हैं वो इसको लेके आते हैं। बिच्छू बुट्टी के पौधे मेथनोइक अम्ल होता है। यह एक शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है, बिच्छू बुट्टी बोलते हैं। आप भी जाके इसको ले सकते हैं। इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। इस दर्द से बचने का पारंपरिक उपाय चिनमोड़ा के पौधे के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। बिच्छू बूटी बोलते हैं उस पौधे को। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं तो इसका जो है ये में क्या है, तो ये में जो है हमारा ऊपरी अधिचर्म है। क्या ऊपरी अधिचर्म को बोलते हैं, ये नंबर वाला। बी जो है निचला अधिचर्म है, निचला बाह्य त्वचा है। और सी जो है रक्षक कोशिकाएं, सी क्या है, रक्षक कोशिकाएं हैं। और डी जो है हमारा क्या है, वायु अवकाश है, जो वायु जो नहीं रहती है वो है। और ई जो है हरित लवक है। क्या ये ई जो है सो हरित लवक है। आगे देखेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 13। पादप वहन तंत्र प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है वहन किया जाता है पत्तियों और जड़ों से, तो केवल जल का, केवल कार्बोहाइड्रेट का, ऊर्जा भंडार का और अपरिष्कृत पदार्थ का। तो किसका किया जाता है, तो ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का अति किया जाता है। पूरा पादप वहन तंत्र यानी प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार के संवाहक ऊतकों द्वारा होता है। एक जाइलम द्वारा होता है जल, और फ्लोएम द्वारा होता है फल का जो है पहुँचता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग होता है, तो पौधों के लिए जो है इस गोंद का क्या उपयोग होता है, तो यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। जो गोंद होता है क्या, तो चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। कुछ पौधों के तने से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है जो आमतौर पर पौधे के सेलुलोज के टूटने के कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग में किया जाने वाला अदरक एवं राइजोम, राइजोम जो होता है क्या होता है, भूमिगत तना होता है। क्या होता है, अदरक जो होता है वो तना का एक प्रकार है। क्या है, तना है। अगला, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना भाग खाते हैं। आप जड़ कभी नहीं टिक कर सकते हैं, पौधे के हम तने भाग को खाते हैं। आलू के खाए जाने वाला भाग को तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है। आलू जो सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है। भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व आदि मौजूद होते हैं। अगला, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। परागकोश, वर्तिका, तंतु या पराग। तो कौन सा नहीं है, तो ये हमारा वर्तिका नहीं है। वर्तिका जो है पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इसी को डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है। यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के किसके, मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। पुष्प के नाड़ जनन अंग के प्रमुख भाग हैं पराग, परागकोश और तंतु। कौन कौन से, पराग, परागकोश और तंतु। इनमें से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग है, तो मादा जनन अंग है हमारा स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर जो है हमारा मादा जनन भाग है। पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है। क्या होता है, एक फूल का बीजांड उत्पादक होता है। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है, तो फल के रूप में कौन विकसित होगा, हमारा बीजांड जो होता है वो विकसित होता है। सॉरी, ये जो है अंडाशय जो होता है ये फल के रूप में विकसित होता है। क्या होता है, अंडाशय जो होता है ये फल के रूप में विकसित होता है। इसको जरूर देखते हैं। अंडाशय पुष्पासन से लगा ऐसा चौड़ा और फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। एक पुष्प के प्रजनन अंग खाली जगह होते हैं, तो प्रजनन अंग क्या होते हैं, पुंकेसर, स्त्री कैंसर, पुंकेसर और दल, बाह्यदल और दल। तो क्या होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये होते हैं पुंकेसर और स्त्री कैंसर जो होते हैं ये प्रजनन अंग होते हैं। प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्री कैंसर।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। पुष्प पौधों में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होता है और जिसके परिणामस्वरूप संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से भिन्न होते हैं। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयन के बिना नए उत्पादकों का निर्माण करता है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग जो होता है अंडक जो होता है स्त्री केसर कहलाता है। अगले निषेचन के बाद पुष्प के इन भागों को पुंकेसर, वर्तिकाग्र, दल और बाह्यदल जो क्या होता है, तो ये जो क्या होती है ये चीज़ बताना था। तो ये बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकते हैं, जो कुछ पौधे में क्या हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। अगला निषेचन के बाद पुष्प के इन अंग जैसे पुंकेसर, वर्तिकाग्र और बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होते हैं। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। क्या बनाता है? फल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी पर्रों में विकसित होते हैं? मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र या युग्मज। तो ये क्या होते हैं? प्रांकुर होते हैं। क्या होते हैं? प्रांकुर होते हैं जो आगामी पर्रों में विकसित रहते हैं। तो वनस्पतियों का वह भाग जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है प्रांकुर कहलाता है। ये आगामी पर्रों में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरण होने पर पौधे के प्रथम पत्ते को बीजपत्र कहते हैं। बीज के प्रथम पत्ते को क्या कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं। खाली जगह बीज के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन होते हैं हमारे? बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। ये बीज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर जो होते हैं ये बीज के 3 भाग होते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। बीज के 3 भाग बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के खाली जगह के रूप में संग्रहित करते हैं। प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडॉन या भ्रूण किसके रूप में विकसित करते हैं, ये चीज़ें आपको जाननी है। तो कोटिलेडॉन जो है इसके रूप में संग्रहित करते हैं। आगे देखेंगे, आगे जानेंगे। बीजांड से बीज का निर्माण होता है और पौधे जो होते हैं खाद को बीज के बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, भ्रूणीय और एक गेहूं, मक्का तथा 2 चना मटर बीजपत्र होते हैं। अगला देखते हैं, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजांड, बीजपत्र, प्रांकुर या मूलांकुर। तो कौन जो होता करता है बीजपत्र के रूप में? तो बीजपत्र जो होते हैं पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजपत्र पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बीजपत्र क्या है? तो पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ये जो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, टमाटर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है, रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछा गया है और एलपी के एग्जामों में भी पूछा गया है। सब्जी है, फल है, फली है या खाद्य तना है? तो टमाटर जो है ये हमारा एक फल है। क्या है? फल माना है इसे। टमाटर एक फल है। क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल, भित्ति और बीजांड है। इसका खाने वाला भाग क्या है? फल, भित्ति और बीजांड है। इसका वनस्पतिक नाम सोलनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है और इसी कारण से टमाटर जो है लाल होता है। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती या टमाटर। तो किसे जो है फल के रूप में नहीं किया जाता है? तो वो है हमारा टमाटर। क्या है? फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। भले क्या है ये नहीं किया जाता, इसे प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, लेकिन एक प्रकार का फल है। अगला है, निम्न में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीज वाला फल कौन सा नहीं है? तो वो हमारा लीची है। लीची एक बीजी फल है, जबकि पपीता, सेब, अनार बहुबीजी होते हैं, उसमें अनेक बीज पाए जाते हैं। ये था हमारा आज तक ये इस क्लास का सेशन का अंतिम क्षण। कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बिल्कुल
जी जान से लगना है और अब की बार मेहनत करके सफलता पानी है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आप सब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पे आप नए होंगे, लगे कि हमने आप मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।